हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है जो स्टूडेंट्स एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दे दिए हैं तथा वो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मेरे साथ है एनटीपीसी 2015 बैच के स्टेशन मास्टर अमन सर हैं। आज इनसे जानेंगे कि इन्होंने सीबीटी 2 का प्रिपरेशन किस तरह से किए थे, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल सके तथा आप लोगों को किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, आप लोगों को स्टडी के रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए ताकि आप लोग को मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर थोड़ा आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरोज भाई का, जिसने मुझे आज आपके समक्ष आने का मौका दिया कि मैं अपने जो भी मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस है कि एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में कुछ बता सकूं और अपने बहन भाइयों की कुछ हेल्प कर सकूं कि जो भी उनके मन में डाउट है एग्ज़ाम से पहले कि क्या होगा क्या नहीं, तो उसको क्लियर करने की मैं एक कोशिश कर सकता हूं पढ़ना। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं अमन कुमार, स्टेशन मास्टर 2015 RRB NTPC से क्वालिफाई होकर स्टेशन मास्टर की पद पर कार्यरत हूँ। तो आज सबसे पहले तो ये है कि CBT 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। सब ने CBT 1 एग्ज़ाम दे चुके हैं और वो CBT 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में आज हम आपके बारे में बात करेंगे। एक सरोज भाई ने बड़ा बढ़िया इनिशिएटिव लिया कि मुझे यहाँ पे बुलाया कि मैं आपके कुछ डाउट क्लियर कर सकूँगा इस बारे में। तो आज चलते हैं इस बारे में। आज पूरी वीडियो में यही बातें होंगी कि क्या क्या करना चाहिए। तो सर सबसे पहले ये बताइएगा, जो स्टूडेंट्स CBT 2 का जो तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, सर उनको स्टडी के रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और उनको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सर थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। आपने बात की कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। सबको पता है कि 3 ही सब्जेक्ट आते हैं एग्ज़ाम में, रीजनिंग है, मैथ्स है एंड GA है। अब जिस हिसाब से कंपटीशन है आज के टाइम पे, आप एक भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं। तो बात हुई कि आपको तीनों ही सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना पड़ेगा। एक एक नंबर इतना इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर पे हज़ारों रैंक के निकलेंगे। तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं मैथ कर लेता हूँ, रीजनिंग छोड़ देता हूँ या GS कर लेता हूँ, उससे हो जाएगा। जिस हिसाब से आजकल मार्केट में कंपटीशन है, आपको नेक टू नेक कंपटीशन मिलेगा एग्ज़ाम में। और जो CBT 2 में आएंगे बच्चे वो होंगे जो CBT 1 क्लियर करके आए हैं, और ये क्रीम आएगी अब इसमें। तो सब जॉब के लिए ही भागेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आज हम आपके डाउट्स को लेंगे और क्लियर करेंगे जो भी आपके मन में कुछ भी चल रहा है। तो सर सबसे पहले ये बताइएगा, जो स्टूडेंट्स अभी NTPC CBT 1 का एग्ज़ाम दे दिया है और वो मेंस का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, तो सर उनको स्टडी के रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और उसे किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सर थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जैसे आपने बहुत सही पूछा कि जिसने CBT 1 दे चुके हैं, सबसे पहली बात ये कि वो रिज़ल्ट की वेट ना करें, क्योंकि अगर रिज़ल्ट की वेट करेंगे तो आप ये जो क्रूशियल टाइम है ये आप वेस्ट कर देंगे। आपको प्रिपरेशन लगातार करनी चाहिए। जैसे आपको सबको पता है कि आपके 3 ही सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग और GA। तो ये आपके पास बेस्ट टाइम है अपने कंसेप्ट क्लियर करने का। और सबसे ज़रूरी है कि कंसेप्ट जिसके क्लियर है वही पेपर में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करता है। जैसे आपने ये बताया कि 3 ही सब्जेक्ट है सर, तो जैसे हम पहले सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, मैथ में किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि वो मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर गेन कर पाएँ। जैसे आज सरोज भाई ने पूछा कि मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप अपने वीक सेक्शन को ढूंढें कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है मैथ में। सबसे पहले उसको इनकाउंटर करें, और अभी आपके पास टाइम है तो सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें जो आपका वीक से पोर्शन है। कोई भी आप बुक लें जो आजकल मार्केट में बहुत हैं, जैसे किरण पब्लिकेशन की है या यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन की है, तीसरी प्लेटफॉर्म की कोई भी एक बुक सजेस्ट करें, जो भी आपकी है सिलेक्ट करें। उसके बाद आप उसी बुक से पढ़ना शुरू करें और उस बुक को 3 बार 4 बार आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे आपके पक्का नहीं होगा कुछ भी। तो आप सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाएं, अपना वीक पोर्शन निकालें, उसको करना शुरू करें। उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिस पे आप अटकोगे। तो जिस क्वेश्चन पे आप अटक रहे हो उसके आगे एक छोटी सी बिंदी या मार्क लगा ले, जो भी आपको अच्छा सूटेबल लगे। बाद में आप जब पूरा चैप्टर हो जाएगा, जैसे 200 क्वेश्चन का चैप्टर है, तो उसमें आपको 50 के अराउंड ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको थोड़ा डाउट है। अब जब नेक्स्ट टाइम करोगे तो उन्हीं 50 क्वेश्चन को आपको करना है, ना कि पूरे 200 क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे। उन्हीं 50 क्वेश्चन को जब दोबारा करोगे तो उसमें से हार्डली 20 क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा दोबारा, उसके आगे डबल टिक लगा लें। और जब नेक्स्ट टाइम आप करोगे तो आप उन्हीं 20 क्वेश्चन को करोगे। जैसे ही आप ये 3-4 बार कर लोगे तो आपके 200 क्वेश्चन पूरे क्लियर हो जाएंगे, आप कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। ऐसे आपको हर टॉपिक पे करना है। जब एक बार आपका रिवीजन हो जाएगी,
ऐसे आपको 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, उस बुक से गो थ्रू होना पड़ेगा और जिस जहाँ पे आपको अटक रहे हो वो क्वेश्चन आपको 2-3 बार करना पड़ेगा। जो बुक में क्वेश्चन अटका है वही आप एग्जाम में अटकोगे, ये 100% शोरूम है। तो ये आपकी एक मैथ में स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और सबसे है कि आपको उसके साथ एक प्रैक्टिस सेट भी देना पड़ेगा कि टाइम कंज्यूमिंग जो है आपका, जैसे सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट देना पड़ेगा कि टाइम कम से कम लगे और आप जल्दी से एग्ज़ाम कर सको। ये है एक स्ट्रेटजी जो मैथ्स के लिए है। सर अब ये बताइएगा रीजनिंग का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, रीजनिंग का प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहिए? वैसे तो मैथ और रीजनिंग की स्ट्रेटजी सेम होनी चाहिए, वही मैथ की स्ट्रेटजी है वही रीजनिंग की है। लेकिन जिस हिसाब से मैंने की थी, एक बार मेरी रीजनिंग थोड़ी कमज़ोर थी स्टार्टिंग में, लेकिन उसको इनकाउंटर करने के लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट की बुक लिया था जिसमें 50 के अराउंड प्रैक्टिस सेट थे। तो मैं रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाता था, उसमें 50 क्वेश्चन के अराउंड था। तो मेरे पहले 30 क्वेश्चन ठीक हुए, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए। जैसे मैं 50 एक टेस्ट बुक पे आया था, जो टेस्ट था मेरा, तो मैंने देखा कि मेरा जो पहले का स्कोर था और लास्ट स्कोर था उसमें दिन रात का अंतर है। पहले मेरे 30 नंबर आते थे और लास्ट तक आते आते 47-48 तक आने लगे थे। इससे हुआ क्या कि आपने जो 50 सेट लगाए तो आपको सारी कमियां पता चल गई और उसको आप ठीक करते आ गए। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है कि आपको एक प्रैक्टिस सेट की बुक ले ली जिसमें तो, और हर टॉपिक को एक बार आप गो थ्रू हो, उसके बाद आप टेस्ट लगाएं। सर तो रीजनिंग का बुक के बारे में बता दीजिए, क्योंकि लड़का लोग बुक के बारे में बहुत कमेंट करते रहते हैं कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने मैथ की बताई कि आप किरण पब्लिकेशन लें या यूथ कंपटीशन जो आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, या फिर आप प्लेटफॉर्म के नोट्स। ऐसे ही रीजनिंग में भी ये तीनों के ही हैं। आप कोई भी एक बुक लें, उसको ही बार बार रिपीट करें, किसी भी नई बुक पे ना जाएं, पहले एक सिलेक्ट कर ले जो आपके लिए अच्छी हो, उसको बार बार जाएं, 3 बार 4 बार, जितना भी आपको, कम से कम 4 बार तो रिवाइज़ करें। और हार्ड पार्ट को एक बार एक्स्ट्रा रिवाइज करें जिससे आपका वो पक्का सेक्शन हो जाए। और मेरी सलाह ये होगी कि प्रैक्टिस सेट की बुक ले आए जिसमें 40-50 प्रैक्टिस सेट हो। जैसे ही टाइम मिला आधे घंटे का आप अलार्म भरो कि ये हो गया, उसके बाद आप उसको करना शुरू कर दिया टाइम के साथ ही। ये भी एक स्ट्रेटजी है जिसको आप अपनाना चाहिए रीजनिंग के लिए। सर अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन रहता है कि जीए जो पोर्शन होता है जिसमें स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद जीके का पोर्शन, जनरल साइंस का पोर्शन हो गया, तो सर इसका प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहिए? क्योंकि सर 50 मार्क्स का सर इस पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछता है सर, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ज़्यादा मार्क्स गेन करने में। तो जीए में जिसे बताया है, तो सबसे पहले आपको एक लूसेंट की बुक होनी ही चाहिए जिससे आप सारी कंसेप्चुअल बातें उससे क्लियर कर सकेंगे। जैसे आप जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, आपने उसमें बायो पढ़ा, तो उस बायो को करने के बाद आपको उन्हें क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। वो किरण का आएगा या किसी भी का लगा लो, इन्हीं सब्जेक्ट का, जैसे यूथ कंपटीशन का भी आ रहा है या किरण का आ रहा है या प्लेटफॉर्म का, कोई भी आप एक उठाएं, जो आपने पढ़ा है उसी दिन उसका क्वेश्चन करें जितने भी हैं। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपने पढ़ा है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। ऐसे आपको हर टॉपिक का करना पड़ेगा। हर टॉपिक ये तो हो गया जनरल साइंस का। ऐसा ही स्टैटिक जीके का भी है। आप जो पढ़े उसके बाद क्वेश्चन करें जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। अब वहाँ पे 50 या 100 के करीब क्वेश्चन होंगे, तो उसमें से जब आप जाएंगे तो इससे आपके और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। जो आपको नहीं आएगा तो उसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ेंगे। अब मेन जो होते हैं वो करंट अफेयर्स का आता है कि करंट अफेयर्स में बच्चों को लगता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। सबसे पहली बात यह, करंट अफेयर्स उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से आपका एग्ज़ाम की आपने नोटिफिकेशन आई है। जैसे आपकी नोटिफिकेशन अगर 2019 से आई है तो आपकी करंट अफेयर्स 2019 से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसमें भी ये है कि करंट अफेयर्स 2019 से क्या पढ़े। 2019 से वो करंट अफेयर्स आएंगे जो उस टाइम के मेन इवेंट हुए हैं। इवेंट में हुए हैं जैसे कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट हुआ हो या कोई फिल्म से रिलेटेड हो या नोबेल प्राइज़ जो हर साल होते हैं। मेन तो नोबेल प्राइज़ होता है। और नोबेल प्राइज़ का मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपकी शिफ्टें अगर 3 हैं तो किसी में 2019 का आएगा, किसी में 2020 का आएगा, किसी में 2021 का आएगा। तो आपको तीनों पर क्लियर करने पड़ेंगे। और करंट अफेयर्स मेरी माने तो आप लास्ट मंथ जब रह जाएगा एग्ज़ाम का तब करें, क्योंकि नई नई ताज़ा आपकी वो होगी, याददाश्त में रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो अभी टाइम वेस्ट करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ना करके थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन अलग से उसके लिए टाइम वेस्ट ना करें। जो जीके होता है उसमें आपको ना जो भी है, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पूरा जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगाना शुरू कीजिए। उसमें आपको जो भी क्वेश्चन अटके वही स्ट्रेटेजी जो मैथ रीजनिंग में थी उसमें निशान लगाइए, उसको याद कीजिए। ऐसे करके आप पूरी जीके कर लीजिए। और सबसे ज़रूरी है जो इसमें वो है आपका प्रिपरेशन में आपको पेपर सेट लगाना है। आप या तो आप ऑफलाइन लगा लें, जिसके पास ऑनलाइन है वो ऑनलाइन लगा ले, कोई ये नहीं है कि आपको पर मेरी माने तो आप ऑनलाइन ही लगाएं, क्योंकि इससे आपको एक इंटरेक्शन हो जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम देते हैं।
और उस एग्ज़ाम के बाद आप पूरा ये एनालाइज करें कि आप कहाँ कहाँ वीक हैं, उन नंबर को लिखिए, उन क्वेश्चनों को लिखिए एक अलग से कॉपी में। कम से कम आप 100 के करीब मॉक टेस्ट दें, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरा वो है। तो जो जीए सेक्शन है उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है वो लूसेंट ही है। आप थ्योरेटिकल के लिए लूसेंट पढ़ें, और क्वेश्चन बैंक के लिए वही आपके पास 3 ऑप्शन है जो मार्केट में अवेलेबल है, किरण ले या यूथ कंपटीशन की ले, या फिर आप प्लेटफॉर्म के कोई भी आप एक बुक सेलेक्ट कर लिए क्वेश्चन बैंक के लिए। लेकिन थ्योरी के लिए जो बेस्ट है वो है आपकी लूसेंट। मैं इसमें एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे अभी कोरोना के केसेस कम हो चुके हैं तो बहुत सारी लाइब्रेरीज खुल चुकी हैं, तो आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन करें जहाँ आपको एक इन्वायरमेंट मिल सके पढ़ाई का, और आपको कंपटीशन का पता चलेगा। जब सारे बच्चे पढ़ने वाले बैठे होंगे तो आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी मैं और ज़्यादा पढूं, कि मेरे साथ वाला ज़्यादा पढ़ रहा है, तो आपको उस इन्वायरमेंट को पढ़ना पड़ेगा कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए। और उसके बाद अब जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप क्या करें, कोई आपके पास आपका दोस्त आ जाता है कि चल बात करते हैं, तो उसको भी बैठा हो। अगर आप सबसे पहले तो ना जो आप जिस चीज़ की तैयारी करें वैसे ही आपके दोस्त होने चाहिए उस टाइम पे। तो जैसे वो आया है, तो जैसे अड्डा 24/7 जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपके ना क्विज आते हैं 5-5 मिनट के। तो जैसे वो आया कहते चल 5 मिनट के टेस्ट लगाते हैं, ये एक स्ट्रेटजी होती है जो स्मार्ट स्ट्रेटजी कहते हैं, जिसको कि ना 5 मिनट वो आया तो दोनों एक 5 मिनट का एक टेस्ट लगा जिसमें 10 क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ऐसे 2-3 टेस्ट लगा दिया, फिर वो अपनी सीट पे जाके पढ़ने लग जाएगा। तो ऐसी स्ट्रेटजी को अपनाएं, ये फ्री में है ये सारी चीज़ें। और सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा ही कमेंट करते रहते हैं, पर्सनली मैसेज भी करते हैं, क्योंकि सर आप जानते हैं कि एग्ज़ाम को लेकर इतना ज़्यादा डिले है, क्योंकि अब CBT 1 एग्ज़ाम हो गया, लेकिन इसका आंसर कि कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हैं। क्योंकि सर जो भी रेलवे का प्रिपरेशन करने वो थोड़ा मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहा और उनके घर से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सर तो थोड़ा उनको कुछ टिप्स दीजिएगा ताकि वो मोटिवेट हो सके और वो फिर से पढ़ाई में ज़ोर शोर से लग जाए। जैसे क्वेश्चन किया कि है ना एग्ज़ाम डिले हो रहा है जिससे बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं, ये तो एक आपदा में अवसर वाली बात होगी कि आपको एक टाइम मिला है आपको दोबारा पढ़ने का, आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है कि आप अपने हर टॉपिक को अच्छी तरह कर सकते हैं। तो इस टाइम आपको डीमोटिवेट नहीं, इस टाइम आपको मोटिवेट होना चाहिए और ज़ोर शोर से पढ़ना चाहिए। जैसे भी आपका CBT 1 एग्ज़ाम हो चुका है, किसी भी दिन आपकी की आएगी, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसमें ये होता है कि आपको मिनिमम 30 दिन दिया जाता है मेंस के लिए। तो अगर बाई चांस अगर रिजल्ट के बाद 30 ही दिन मिले तो फिर आपको ये लगेगा कि ना बहुत कम टाइम मिला है किसी प्रिपरेशन का। तो जो अभी टाइम है आपको इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है और मोटिवेट रोज़ अपने आप ही होना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। डीमोटिवेट अगर होगे तो इतना ही असर आपके रिजल्ट पे पड़ेगा। रोज़ पढ़ो और ये मत सोचो कि ना लेट हो रहा है, ये हो रहा है, ये सोचो कि मुझे टाइम मिला है और मेरा जो वीक पोर्शन है मैं उसको यहीं कर दूँगा क्लियर। तो ये सोच के चलोगे तो आपका होगा, और मेरी शुभकामना ये है कि आपका होगा ही होगा। मेरा हो गया तो आपका भी होगा। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि कोई बता रहा है कि सर मेरा 50 नंबर 45 मार्क्स आ रहा है, तो सर उनको CBT 2 का प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किन स्टूडेंट्स को सर CBT 2 का प्रिपरेशन करना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, जैसे अभी बता रहे हैं कि है ना फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे हैं कि मेरे 50 मार्क्स हैं तो मुझे CBT 2 का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे आपको पता है कि बहुत सारी शिफ्टें थी, अभी आपके 50 मार्क्स रॉ स्कोर हैं, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होगा। जिस भी दोस्त के 50 मार्क्स से ज़्यादा नंबर है वो CBT 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे आज से ही। आपको कुछ नहीं पता कितने मार्क्स है, क्या पता कट ऑफ लो जाए, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी है। तो अगर आपका क्लियर हो गया और बाद में आप पछताओगे मैंने तो छोड़ दिया था, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जिसके भी 50% स्कोर है, रॉ स्कोर है, वो पढ़ना शुरू कर दे आज से ही और ज़ोर से पढ़े और होप फॉर द बेस्ट। धन्यवाद दोस्तों, ये इंटरव्यू वाले पहला वीडियो था। अगर इसमें कुछ गलत हो गया होगा तो इसको माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो था। अगर आपको और कुछ भी डाउट लगता है तो वो कमेंट कर सकते हैं, उसको उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट टाइम में आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आपको जो भी डाउट है वो कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो उन स्टूडेंट के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो स्टूडेंट्स रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, सर का भी एक चैनल है यूट्यूब पे जिनका नाम है स्टेशन मास्टर अमन, आप उनको विजिट कर सकते हैं। वैसे उनका लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि दोस्तों सर भी इसी टाइप का वीडियो आपके लिए हमेशा प्रोवाइड करते रहते हैं जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। बस आज वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।